एक्टिविटी जिसकी हम बात करने जा रहे हैं वो है वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस। इसे किस तरह से ट्रीट करेंगे हम वो देखें, उससे पहले ये समझना जरूरी है कि वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस एक्चुअली होती क्या है। मान लो आपने अपनी कार का 1 साल का सर्विस कॉन्ट्रैक्ट करवा लिया। मतलब 1 साल तक अगर आपकी कार में कोई भी दिक्कत आती है तो वो उसको ठीक करेगा, सर्विस करेगा, या कह सकते हैं रिपेयर करेगा। जरूरत पड़ी तो स्पेयर पार्ट्स भी चेंज करेगा। मान लो एयर फिल्टर खराब हो गया कार का, तो वो एयर फिल्टर चेंज करेगा। हो सकता है ऑयल चेंज करे, जो भी खराब हो गया उस स्पेयर पार्ट को चेंज भी करेगा और जो दिक्कत आई है उसे ठीक भी करेगा। तो यहां पर ये इस सर्विस और जो वो मटेरियल लगाएगा उसका एक सिंगल कॉन्ट्रैक्ट है। सिंगल प्राइस पे है। आपने तो एक सर्विस कॉन्ट्रैक्ट कर लिया किसी एक फिक्स्ड प्राइस पर। उसके बाद चाहे आपकी गाड़ी में जो दिक्कत आ रही है वो ठीक करेगा, कोई स्पेयर पार्ट चेंज करने हैं वो नहीं चेंज करेगा। तो इस मटेरियल और सर्विस के लिए जो सिंगल प्राइस पे कॉन्ट्रैक्ट होता है उसे ही वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। तो अगर आपने अपनी एसी का, प्रिंटर का, कार का, किसी का भी सर्विस कॉन्ट्रैक्ट किया जहां पर वो आके आपके उस प्रोडक्ट को ठीक करता है, कोई स्पेयर पार्ट चेंज करना है वो चेंज करता है, इस तरह का जो कॉन्ट्रैक्ट है जो सिंगल प्राइस पे किए जाते हैं मटेरियल और सर्विस एलिमेंट दोनों के लिए, उसे एक वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। तो इस सिचुएशन में जहां आपने अपने घर बनाने का ठेका दिया था विद मटेरियल, ये भी एक इनडिविजिबल कॉन्ट्रैक्ट था, सिंगल प्राइस पे था, ये एक वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट था। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को आप जीएसटी में गुड्स की सप्लाई की तरह ट्रीट करोगे या सर्विस की सप्लाई की तरह। यही बताता है शेड्यूल 2, जो कहता है कि ऐसे वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट को आप सर्विस की सप्लाई की तरह ट्रीट करोगे। अब क्या आपको इसे याद रखने की जरूरत है? गैनन डनकरले में सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि ऐसे केसेस में गुड्स की एज सच कोई ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हो रही है। इसे तो बाद में चलकर डीम्ड सेल की कैटेगरी में लेके आए थे। तो एज सच तो यहां गुड्स की सप्लाई नहीं होती। वो जब कार की सर्विस दे रहा है तो आपको वो एयर फिल्टर एज सच ट्रांसफर नहीं करता, उसे चेंज करने की जरूरत लगी, उसने वो स्पेयर पार्ट चेंज कर दिया। इसलिए ये सप्लाई ऑफ सर्विस है। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया हो। तो गुड्स और सर्विसेज का अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है एक सिंगल प्राइस पे, अभी हमने पीछे समझा, तो वो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। लेकिन जीएसटी में अभी हम जो बात कर रहे हैं वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की, दे आर लिमिटेड टू इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो यहां हम सिर्फ उन वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं जो इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है।
तो किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी पे कंस्ट्रक्शन करना, इरेक्शन करना, इंस्टॉलेशन करना, इस तरह के जो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट हैं, यहां जीएसटी में सिर्फ उनकी बात की गई है। बाकी जो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट हैं, जैसे हमने डिस्कस किए, एसी, कार, प्रिंटर, किसी का भी आप सर्विस कॉन्ट्रैक्ट करते हो, फॉर एग्जाम्पल, ये सप्लाई ऑफ गुड्स की तरह ट्रीट होगा या सप्लाई ऑफ सर्विस की तरह ट्रीट होगा, वो हमें पता चलेगा जब हम सेक्शन 8 कॉम्पोजिट और मिक्स सप्लाई की बात करेंगे। मैं अभी यहां आपको कंफ्यूज नहीं करना चाह रही, इस पे हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे कि कंपोजिट और मिक्स सप्लाई क्या होती है, उनका ट्रीटमेंट कैसे होगा। अभी आपको सिर्फ 2 बातें याद रखनी है। एक तो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, जो मैंने आपको समझाया, और जो इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट हैं, उन्हें आप सप्लाई ऑफ सर्विस की तरह ट्रीट करोगे। दैट्स इट। इसके बाद के जो भी पॉइंट्स हैं वो रेलेवेंट टाइम आने पर मैं फिर से डिस्कस करूंगी। जीएसटी में चीजें बहुत इंटरमिंगल्ड हैं। एक ऊन का गोला है जिसमें धागे उलझे हुए हैं। एक टाइम पर एक ही गांठ खोलेंगे तो चीजें आसानी से समझ में आएंगी। ये अभी हम स्किप कर रहे हैं क्योंकि इसे रेलेवेंट पॉइंट पर मैं दोबारा से वहां पिक करके आपको एक्सप्लेन करूंगी। तो अब नेक्स्ट एक्टिविटी की बात करते हैं। ये कॉम्पोजिट सप्लाई, मिक्स सप्लाई मैं रेलेवेंट टाइम पर बताऊंगी। सप्लाई बाय वे ऑफ और एज पार्ट ऑफ एनी सर्विस और इन एनी अदर मैनर whatsoever of goods being food or any other article for human consumption or any drink। बहुत मुश्किल सी लैंग्वेज लग रही है, लेकिन ये बात किसकी कर रहा है? ये रेस्टोरेंट की बात कर रहा है। जीएसटी आने से पहले सरकार इस पे सेल्स टैक्स लगाना चाह रही थी, फिर वो इसे आर्टिकल 366(29)A में लेकर आई डीम्ड सेल में, लेकिन बाद में सर्विस टैक्स भी आ गया। तो रेस्टोरेंट के बिल पर जीएसटी आने से पहले हम सर्विस टैक्स और सेल्स टैक्स दोनों दे रहे थे। अब जीएसटी आने से पहले इस पर इतनी दिक्कत थी, इसीलिए इसे यहां रखा है जिससे अब कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो रेस्टोरेंट की जो सप्लाई है वहां वो सप्लाई ऑफ गुड्स की तरह ट्रीट करी जाए या सप्लाई ऑफ सर्विस की तरह। ये सप्लाई ऑफ सर्विस है। वो रेस्टोरेंट में आपको खाना बेचा नहीं जाता, वो आपके खाने के लिए वहां रखा जाता है। वो खाने की सेल नहीं है, वो सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं है। देखो, आप ढाबे पर खाना खाओ, एक रेस्टोरेंट में खाना खाओ या 5 स्टार होटल में खाना खाओ, खाना वही खा रहे हो ऑलमोस्ट। लेकिन जैसे जैसे आप रेस्टोरेंट की क्वालिटी बढ़ाते जाओगे, वहां सर्विस एलिमेंट बढ़ता चला जाएगा, वहां सर्विस चार्जेस बढ़ते चले जाएंगे और वो जो फूड की वैल्यू है वो कम होती चली जाएगी। एक 5 स्टार होटल में खाने की वैल्यू के आप पैसे नहीं देकर आते, वहां जो वो आपको सर्विसेज देता है उसके लिए वो आपको इतना ज्यादा चार्ज करता है। तो रेस्टोरेंट में उस खाने की सेल नहीं हो रही है, वो रेस्टोरेंट आपको सर्विसेज सप्लाई कर रहा है। तो एक बार रिवाइज करें तो जो कॉम्पोजिट सप्लाईज होती हैं, जहां गुड्स और सर्विस दोनों के एलिमेंट इन्वॉल्व होते हैं, वहां पर वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट के केस में वो सप्लाई ऑफ सर्विस है और रेस्टोरेंट के केस में भी वो सप्लाई ऑफ सर्विस है। अब बात करते हैं क्लब और एसोसिएशन की। क्लब और एसोसिएशंस जब अपने मेंबर्स को कुछ
गुड्स ट्रांसफर करती हैं तो वहां वो सेल नहीं हो सकती क्योंकि वहां दो लोग इन्वॉल्व नहीं हैं। लेकिन इसे भी आर्टिकल 366(29)A, अब तक तो आपको याद हो गया होगा, डीम्ड सेल का आर्टिकल, उसमें इसे डीम्ड सेल माना था। तो सेम वही पॉइंट यहां शेड्यूल 2 में भी रखा गया है कि जब क्लब्स और एसोसिएशन अपने मेंबर्स को गुड्स सप्लाई करते हैं तो आप उन्हें कैसे ट्रीट करोगे। तो यहां दिया था कि आप उन्हें गुड्स की सप्लाई की तरह ट्रीट करोगे। लेकिन मैंने आपसे इस शेड्यूल के स्टार्टिंग में कहा था कि हमेशा 2 स्टेप्स फॉलो करना, और जिसमें पहला स्टेप था कि वहां पर कोई वैलिड सप्लाई हो रही है या नहीं। अगर एक सप्लाई हो रही है तब आप उसे शेड्यूल 2 में चेक करो, वो गुड्स की सप्लाई है या सर्विस की सप्लाई है। अब सरकार ने क्लब्स और एसोसिएशन जब अपने मेंबर्स को गुड्स ट्रांसफर करते हैं वो गुड्स की सप्लाई की तरह ट्रीट होगा, इसे तो शेड्यूल में डाल दिया। लेकिन सप्लाई के लिए 2 लोग चाहिए और एक क्लब और एसोसिएशन और उसके मेंबर्स अलग अलग नहीं होते। वहां 2 पर्सन्स है नहीं। जब 2 पर्सन्स है नहीं तो वहां सप्लाई हो ही नहीं सकती। सेल्स टैक्स लगाने के लिए उसे डीम्ड सेल की कैटेगरी में रखा था। सर्विस टैक्स लगाने के लिए वहां एक लीगल फिक्शन क्रिएट किया था, एक डीमिंग प्रोविजन क्रिएट किया था कि हम ये मानते हैं कि क्लब और एसोसिएशन और उसके मेंबर्स 2 अलग अलग लोग हैं, इसलिए वहां सर्विस प्रोवाइड करवाई जा रही है, इसलिए उस पर सर्विस टैक्स लगेगा। लेकिन जीएसटी में ऐसा कुछ नहीं किया था, सीधा उठाया और शेड्यूल 2 में ये प्रोविजन डाल दिया। तो आप बताओ, क्या ये करेक्ट लॉ है? क्या यहां टैक्स लग जाएगा? क्या यहां जीएसटी लग जाएगा? नहीं, क्योंकि ये सप्लाई की डेफिनेशन सेक्शन 7 में तो कवर ही नहीं हो रहा था। सरकार ने इस ओमिशन को रिकॉग्नाइज किया। एक ओमिशन था, उनसे छूट गया था, उस ओमिशन को रिकॉग्नाइज किया और उन्होंने सेक्शन 7 में अमेंडमेंट किया। जब मैं आपको सप्लाई पढ़ा रही थी कि सप्लाई क्या होता है, तो मैंने आपको ये पॉइंट वहां बताया था कि 2021 के ये जो अभी फाइनेंस बिल प्रपोज हुआ उसमें ये अमेंडमेंट डाल दिया गया है और सेक्शन 7 में अब स्पेसिफिकली लिखा है कि क्लब और एसोसिएशन और उसके मेंबर्स के बीच में जो भी ट्रांसफर्स होंगी वो एक सप्लाई है। और वैसे भी ये कितना इनकम्प्लीट था, यहां सिर्फ गुड्स की बात हो रही है। व्हाट इफ क्लब्स और एसोसिएशन सर्विस दें तो अब ये कोई कंफ्यूजन नहीं है। यहां से इस शेड्यूल में से इस एक्टिविटी को ओमिट कर दिया है, यहां से इसे हटा दिया है। नेक्स्ट एक्टिविटी है सेल ऑफ अंडर कंस्ट्रक्शन कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग और सिविल स्ट्रक्चर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे ध्यान से सुने। इसके लिए मुझे एक ब्लैंक पेज चाहिए। पहले तो एक बिल्डर है, लेट्स से एबीसी बिल्डर्स हैं, वो उनके पास एक लैंड है। वो क्या कर रहे हैं, उस लैंड पर सोसाइटी फ्लैट्स बना रहे हैं। ये बिल्डर्स अपने लैंड पर सोसाइटी फ्लैट्स बना रहे हैं। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, अब फ्लैट्स बनाने में तो बहुत सारा पैसा चाहिए, तो फ्लैट्स बनने से पहले ही ये इन फ्लैट्स की बुकिंग्स शुरू कर देते हैं। मतलब यहां
कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं हुई है। मान लो यहां पर 10% कंस्ट्रक्शन हुई है, यहां 20% कंस्ट्रक्शन हुई है, एक्सेट्रा, लेकिन लोगों ने यहां फ्लैट्स की बुकिंग कर ली। तो जीएसटी आने से पहले इस तरह की जो ये फ्लैट्स की बुकिंग हो रही थी, इस पे स्टेट्स सेल्स टैक्स लेना चाह रही थी और सेंटर सर्विस टैक्स लेना चाह रही थी। तो ये मैटर सुप्रीम कोर्ट के पास तक पहुंचा। एलएनटी के केस में, लार्सन एंड ट्यूब्रो के केस में। तो वहां सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिल्डर्स जब ऐसे जो फ्लैट्स बने नहीं हैं उनकी जब बुकिंग करते हैं तो वो एक तरह का वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट ही है, जहां मटेरियल और सर्विस दोनों इन्वॉल्व है। आप फ्लैट की बुकिंग करवाने जाओ तो बिल्डर आपको कहेगा, सर देखिए मैं ऐसा ऐसा फ्लैट बना के आपको दूंगा, मैं ये जैगवार की फिटिंग्स लगाऊंगा, मैं ये मॉड्यूलर किचन लगाऊंगा, मैं ये मटेरियल लगाऊंगा, ये सीमेंट लगाऊंगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये एक तरह का वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट ही है और यहां पर सेल्स टैक्स और सर्विस टैक्स जीएसटी आने से पहले दोनों लग रहे थे। आपको गलत लगे या सही लगे वो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन मैं आपको जो एक्चुअली में हो रहा था वो बता रही हूं। जीएसटी में भी उसी लेगेसी को कंटिन्यू करते हुए कहा गया है कि ऐसे फ्लैट बनने से पहले जो बिल्डर जब बुकिंग लेता है तो वो एक सप्लाई ऑफ सर्विस है और उस पर जीएसटी लगेगा। ये तो हमने बात करी फ्लैट्स बनने से पहले जो बुकिंग्स हुई उनकी। जब ये फ्लैट्स बनकर तैयार हो गए, इन्हें कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल गया, ये कंप्लीट हो गए। कंप्लीशन के बाद बिल्डर्स जो फ्लैट्स बेचेगा वो जीएसटी के दायरे से बाहर है, क्योंकि इन्हें यहां शेड्यूल 3 में हम आगे चल के पढ़ेंगे कि उसे सप्लाई की डेफिनेशन से ही बाहर कर दिया है। तो अंडर कंस्ट्रक्शन जो फ्लैट्स बिक रहे हैं वो सप्लाई ऑफ सर्विस है, लेकिन कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने के बाद जब फ्लैट बिकते हैं वो सप्लाई है ही नहीं, वो शेड्यूल 3 से बाहर कर दिए गए हैं। अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट एक्टिविटीज। एक एक्स नाम का इंसान है, उसका एक बिजनेस है। उसके इस बिजनेस की जो बैलेंस शीट होगी वो कैसी दिखती होगी? इस साइड पे उसकी लायबिलिटीज और यहां उसके एसेट्स। लायबिलिटीज में क्या हो सकता है? उसकी आउटपुट जीएसटी लायबिलिटी, कैपिटल, अदर्स। और उसके एसेट्स क्या होंगे? फिक्स्ड एसेट्स, स्टॉक्स। इनपुट टैक्स क्रेडिट कहां जाएगा? लायबिलिटीज में या एसेट्स में? उसका क्रेडिट है, वो उसका एसेट है। आईटीसी, अदर्स। तो उसके बिजनेस की बैलेंस शीट कुछ ऐसी दिखती होगी। अब कुछ सिचुएशंस इमेजिन करते हैं। पहली सिचुएशन, उसने अपना ये बिजनेस लेट्स से वाई को बेच दिया। ही सोल्ड हिज
रनिंग बिजनेस। मतलब उसने पूरी की पूरी ये बैलेंस शीट ही बेच दी होगी। उसने क्या बेचा है यहां? बिजनेस में उसके इमूवेबल और मूवेबल जो भी एसेट्स और लाइबिलिटीज थे उसने वो सब कुछ बेच दिया। तो इसे आप सप्लाई ऑफ सर्विस की तरह ट्रीट करोगे या गुड्स की तरह? वो यहां इमूवेबल और मूवेबल सब कुछ बेच रहा है। अगर उसकी ये बैलेंस शीट थी 500 करोड़ की, तो उसने एज इट इज पूरी ये बैलेंस शीट वाई को बेच दी। तो ये सप्लाई ऑफ सर्विस है। अब दूसरी सिचुएशन इमेजिन करते हैं कि एक्स मर गया है। तो अब उसका बिजनेस कौन रन करेगा? लेट्स से उसका बेटा या बेटी या कोई और इंसान आके उसका बिजनेस कंटिन्यू करते हैं। कैसे करेंगे? पुराना रजिस्ट्रेशन सरेंडर कर दिया जाएगा और एक नया रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे। लेकिन यहां पर ये पूरी की पूरी जो बैलेंस शीट थी, लाइबिलिटीज थे, एसेट्स थे, वो यूं के यूं नए ओनर के पास चले जाएंगे। यहां कुछ भी सप्लाई नहीं हो रहा, कोई गुड्स या सर्विसेज की सप्लाई नहीं है। एज इट इज बिजनेस उसके बेटे बेटी या किसी और पर्सन ने कंटिन्यू कर लिया। पूरी की पूरी बैलेंस शीट वैसे ही कंटिन्यू होती रही, सिर्फ एक फॉर्मेलिटी रजिस्ट्रेशन का चेंज है। तो यहां पर ये जीएसटी के दायरे से बाहर है, यहां कोई जीएसटी नहीं लगेगा। लेकिन अगर एक्स मर जाए लेकिन उसका बिजनेस आगे कोई कंटिन्यू ना करे और उसके जो बिजनेस एसेट्स है, जो गुड्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ बिजनेस एसेट है, वो ये मान लिया जाएगा कि उसने सप्लाई कर दिए और वो सप्लाई ऑफ गुड्स की तरह ट्रीट किए जाएंगे। एक्स ने अपना बिजनेस चलाने के लिए जो ये बिजनेस एसेट्स लिए होंगे, जो ये गुड्स लिए होंगे, उन पे आईटीसी भी लिया होगा। अब वो बिजनेस बंद हो गया, एक्स मर गया, तो ये मान लिया जाएगा कि वहां उन गुड्स की सप्लाई हुई है और उस पर जीएसटी लगेगा। मैं आपको यहां एक बात बता दूं, यहां जो ये रनिंग बिजनेस एक्स ने वाई को बेच दिया था, वो ऑल्दो सप्लाई ऑफ सर्विस है, इस पर जीएसटी लगेगा। लेकिन आगे चलकर हम देखेंगे कि इस तरह से जो रनिंग बिजनेस बेचे जाते हैं उन्हें जीएसटी में एग्जेम्पशन है। अब इस सारी डिस्कशन को एक बार शेड्यूल की लैंग्वेज के साथ पढ़ते हैं। हम बात कर रहे हैं ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट्स की। जब वो गुड्स जो बिजनेस एसेट्स का पार्ट है उन्हें ट्रांसफर कर दिया जाए या डिस्पोज ऑफ कर दिया जाए इस तरह से कि अब वो उस बिजनेस का पार्ट ना रहे, तो वो गुड्स की सप्लाई है या सर्विस की? यहां उन गुड्स को डिस्पोज किया जा रहा है, उन गुड्स को ट्रांसफर किया जा रहा है, तो वो सप्लाई ऑफ गुड्स है। लेकिन सेकेंड सिचुएशन में अगर उन गुड्स को जो बिजनेस एसेट का पार्ट है उसे
प्राइवेट यूज में लगा ले या किसी और इंसान को बिजनेस के अलावा किसी और पर्पस के लिए यूज करने के लिए दे दे, तो यहां पर वो सप्लाई ऑफ गुड्स है या सप्लाई ऑफ सर्विस है। यहां उसका यूज चेंज हो रहा है। जो बिजनेस पर्पस के लिए था उसे या तो प्राइवेट यूज में ले लिया या किसी और इंसान को किसी पर्पस के लिए दे दिया। तो यहां ये गुड्स की सप्लाई नहीं है, ये सर्विस की सप्लाई है। यहां उन गुड्स का यूज चेंज हुआ है। थर्ड पॉइंट है गुड्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ एसेट्स ऑफ एनी बिजनेस carried on by a person who ceases to be a taxable person। जब कोई इंसान टैक्सेबल पर्सन ना रहे तो उसके बिजनेस एसेट्स के जो गुड्स थे वो ये मान लिया जाएगा कि उसने उन्हें इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में सप्लाई कर दिया इमीडिएटली बिफोर ही सीज्ड टू बी अ टैक्सेबल पर्सन। एक्स जब मर गया था तो उसके बिजनेस एसेट्स के जो गुड्स थे वो मान लिया गया कि उसने उन्हें इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में सप्लाई कर दिया था और वो सप्लाई ऑफ गुड्स की तरह ट्रीट होगा। लेकिन इस लास्ट पॉइंट के दो एक्सेप्शंस हैं। या तो वो बिजनेस उसके पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव कैरी ऑन करें जो इंसान टैक्सेबल पर्सन नहीं रहा। एक्स जब मर गया था तो उसके बेटा बेटी या किसी और ने जब वो बिजनेस संभाल लिया तो वो यहाँ पर एक एक्सेप्शन है, वो जीएसटी के दायरे में नहीं है। और दूसरा एक्सेप्शन है कि एज अ गोइंग कंसर्न रनिंग बिजनेस किसी और को ट्रांसफर कर दिया जाए। तो अगर गुड्स की बात करें, उनकी सेल होने पर, ओनरशिप ट्रांसफर होने पर, हायर परचेज पर, जहां पर ओनरशिप एक फ्यूचर डेट पर ट्रांसफर होती है, वो सब सप्लाई ऑफ गुड्स है। लेकिन वही उन गुड्स का टाइटल ट्रांसफर नहीं हो रहा, सिर्फ राइट टू यूज ट्रांसफर हो रहा है, तो वो सप्लाई ऑफ सर्विस है, जैसे रेंटिंग ऑफ गुड्स एटसेट्रा। परमानेंटली जब गुड्स फॉर्मिंग बिजनेस एसेट्स को ट्रांसफर कर दिया, डिस्पोज कर दिया, तो वो भी सप्लाई ऑफ गुड्स है। सिमिलरली व्हेन अ पर्सन सीजेस टू बी अ टैक्सेबल पर्सन, कोई इंसान जीएसटी में टैक्सेबल पर्सन नहीं रहा, तब ये मान लिया जाएगा कि बिफोर ही सीज टू बी अ टैक्सेबल पर्सन, वो टैक्सेबल पर्सन नहीं रहा, उससे पहले उसने उन गुड्स को सप्लाई कर दिया और वो भी गुड्स की सप्लाई की तरह ट्रीट किया जाएगा। अब नेक्स्ट एक्टिविटी पे आ जाते हैं, ट्रांजैक्शंस कंसर्निंग लैंड और बिल्डिंग। ये बहुत आसान है, इसमें आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई भी लीज, टेनेंसी, ईजमेंट, लाइसेंस जब किसी लैंड का किया जाता है तो वो गुड्स की सप्लाई है या सर्विस की? गुड्स क्या होते हैं? गुड्स मूवेबल एसेट्स होते हैं। यहां हम लैंड की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वो सप्लाई ऑफ सर्विस है। यहां गुड्स की कोई डिस्कशन ही नहीं है, तो ये सप्लाई ऑफ सर्विस है। ए ने बी को लैंड लीज पर दिया, वो सप्लाई ऑफ गुड्स है या सप्लाई ऑफ सर्विस है? वो सप्लाई ऑफ सर्विस है। सिमिलरली ए ने बी को एक मार्केट में एक शॉप बनी हुई है, वो ए बी को लेट आउट करता है, तो यहां पर ये गुड्स की सप्लाई है या सर्विस की सप्लाई है? याद रखिए, गुड्स मतलब मूवेबल एसेट्स। यहां वो शॉप लेट आउट कर रहा है, वो भी सप्लाई ऑफ सर्विस है। तो क्या लिखा है यहां? कोई लीज हो या लेटिंग आउट हो
किसी भी बिजनेस या कॉमर्स के पर्पस के लिए, तो वो सप्लाई ऑफ सर्विस है। आई होप आपको याद रहेगा, हम लैंड और बिल्डिंग की बात कर रहे हैं, हम गुड्स की बात ही नहीं कर रहे। सिंपल। तो ये सप्लाई ऑफ सर्विस है। अब नेक्स्ट क्या है? रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। पहले तो यहीं रुक जाओ, हम यहां किसकी बात कर रहे हैं? इमूवेबल प्रॉपर्टी की। मतलब क्या हम यहां पर गुड्स की बात कर भी रहे हैं? नहीं। गुड्स मतलब मूवेबल प्रॉपर्टी, हम यहां इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं। तो बिना कुछ देखे मुझे बताओ कि यहां नेचर ऑफ सप्लाई में सप्लाई ऑफ गुड्स आना भी चाहिए? नहीं, यहां सिर्फ सप्लाई ऑफ सर्विस ही आना चाहिए। गुड्स की तो यहां कोई बात ही नहीं है। वेरी गुड, आपको तो कुछ देखने की जरूरत भी नहीं है। ये यहां पर सिर्फ सप्लाई ऑफ सर्विसेज है। एक बार देख ली फिर भी कि एक्टिविटीज कौन कौन सी हैं। किसी कमर्शियल कॉम्प्लेक्स की रेंटिंग, किसी कमर्शियल कॉम्प्लेक्स को किराए पर देना सप्लाई ऑफ सर्विस है। किसी रिलीजियस प्लेस पर, किसी रिलीजियस प्लेस मंदिर वगैरह में, उसके प्रेसिडेंट्स में, उसके एरिया में आपने देखा होगा छोटी मोटी दुकानें होती हैं, वो किराए पर दी गई तो वो भी सप्लाई ऑफ सर्विस है। रेंटिंग ऑफ प्रॉपर्टी टू एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, वो भी सप्लाई ऑफ सर्विस है। किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी पर कोई वेंडिंग मशीन, डिस्पेंसिंग मशीन लगाना अलाउ कर दिया तो वो भी सप्लाई ऑफ सर्विस है। क्या इसे आपको याद करने की जरूरत है? क्या इन सब एक्टिविटीज को आपको याद करने की जरूरत है? क्या आप सीधा ये नहीं देख सकते कि हम यहां पर इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं? चाहे रेंटिंग हो, चाहे वहां पे कोई वेंडिंग मशीन लगाना परमिट करना हो, चाहे आपने उसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए दिया हो, चाहे आप रिलीजियस प्लेस की बात करो, क्या वहां पे सप्लाई ऑफ गुड्स कभी भी होगा? नहीं, वो सप्लाई ऑफ सर्विस ही होगा। तो अगर थोड़ा सा लॉजिकली सोचे तो याद करने की नीड ही नहीं है। यहां मैंने फिर भी एक चार्ट बना दिया है, उससे ये पॉइंट्स रिवाइज कर लेते हैं। हम बात कर रहे हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी की। उनकी रेंटिंग हो, चाहे लीज हो, लाइसेंस हो, लेटिंग आउट हो, टेनेंसी हो, ईजमेंट हो, कुछ भी हो। साथ ही साथ अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी का भी सेल हो। वो जो हमने देखा था कि एक बिल्डर सोसाइटी रेजिडेंशियल फ्लैट्स बना रहा है और वो इन फ्लैट्स की बुकिंग करता है उसके कंप्लीट होने से पहले, तो वो भी सब सप्लाई ऑफ सर्विस है। यहां आपको गुड्स की कोई बात ही नजर नहीं आ रही। साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि अगर ये फ्लैट्स कंप्लीट हो गए हैं और अब वो इन्हें बेचता है तो वो सप्लाई है ही नहीं। इसे हम जब शेड्यूल 3 पढ़ेंगे, ये शेड्यूल 2 कंप्लीट करने के बाद, तब एक बार वहां भी देखेंगे। आई होप ये बिल्कुल भी आपको मुश्किल नहीं लग रहा। मेरी एक टेक्सटाइल लिमिटेड, मेरी एक शर्ट बनाने की फैक्ट्री है। मुझे कपड़े डाई करवाने हैं, मुझे फैब्रिक्स डाई करवाने हैं, कलर करवाने हैं। मेरी फैक्ट्री के पास में ही एक लेट्स से रंगीला डाइंग हाउस है। तो मैं क्या करती हूं, मेरे पास जो फैब्रिक है मैं उसे, जो ये डाइंग का काम है वो इस रंगीला डाइंग हाउस आउटसोर्स कर देती हूं। तो अब
मैं अपनी फैक्ट्री से वो फैब्रिक इसे भेजूंगी, ये डाइंग हाउस वाला उस पे कलर का ट्रीटमेंट करेगा, कलर चढ़ाएगा और फिर डाई करके कलर्ड फैब्रिक भेज देगा। अब हमारा क्वेश्चन ये है कि इस रंगीला डाइंग हाउस में मेरे फैब्रिक पे जो डाइंग करी वो सप्लाई ऑफ गुड्स है या सप्लाई ऑफ सर्विस है। यहां पर मुझे वो जो फैब्रिक रंग के दे रहा है, डाई करके दे रहा है, फैब्रिक तो मेरा ही था, उसने उस पे जो रंगाई करी, डाइंग करी, वो सर्विस की सप्लाई है या गुड्स की सप्लाई है? अरे इसमें भी कोई डाउट है क्या? वो कलरिंग की, डाइंग की सर्विस दे रहा है। तो ये सप्लाई ऑफ सर्विस है। एनी ट्रीटमेंट और प्रोसेस, कोई भी ट्रीटमेंट या प्रोसेस जो विच इज अप्लाइड टू अनदर पर्सन्स गुड, जो दूसरे के गुड्स पे किया जाए। आप क्या कर रहे हो? आप तो ट्रीटमेंट या प्रोसेस कर रहे हो किसी और के गुड्स पर, तो वो सप्लाई ऑफ सर्विस है। इसका एग्जाम्पल मैंने लिखा है यहाँ, जॉब वर्क। ये जो डाइंग हाउस वाले ने काम किया उसे बोलते हैं जॉब वर्क, और ये कहलाता है जॉब वर्कर। तो जॉब वर्कर जब किसी और के गुड्स पर कुछ ट्रीटमेंट या प्रोसेस करके दे रहा है तो वो एक सप्लाई ऑफ सर्विस है। अब हम नेक्स्ट एक्टिविटी डिस्कस करते हैं, ट्रांसफर। ट्रांसफर तो हमने पहले डिस्कस कर लिया, लेकिन अब हम बात कर रहे हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की, आईपीआर्स की। टेम्परेरी ट्रांसफर और परमिटिंग यूज और एंजॉयमेंट ऑफ एनी आईपीआर, पेटेंट, कॉपीराइट एक्सेट्रा। ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या होते हैं? मैंने एक बुक लिखी है, मैंने एक्चुअली लिखी है, उसमें मेरी कितनी मेहनत लगी है, उसमें मेरा इंटेलेक्ट लगा है, तो वो बुक मैंने लिखी है, उस पर मेरे कुछ राइट्स होने चाहिए, कुछ अधिकार होने चाहिए। तो उस बुक पर मेरा कॉपीराइट है। मेरी बिना परमिशन के, मेरी बिना इजाजत के कोई उस बुक को पब्लिश नहीं कर सकता, बेच नहीं सकता, डिसेमिनेट नहीं कर सकता। मैंने जब पब्लिशिंग हाउस को वो बुक पब्लिश करने के लिए दी, पब्लिश करके बेचने के लिए दी, तो मैंने उसे अपना कॉपीराइट भी ट्रांसफर किया था। बाकायदा हमारे बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था जहां मैंने उससे कॉपीराइट ट्रांसफर किया था। इसी तरह से ये साइंटिस्ट लोग इतने बड़े बड़े आविष्कार करते हैं, इन्वेंशंस करते हैं, तो इनको भी उसके लिए कुछ प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। ये अपने उन इन्वेंशंस के लिए, अपनी उन इन्वेंशंस को पेटेंट करवाते हैं। वैसे ही बड़े बड़े ब्रांड नेम्स होते हैं, ट्रेडमार्क्स होते हैं। ये सब क्या है? ये सब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं। तो यहां पर ये बात कर रहा है ऐसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को जब कोई टेम्परेरी ट्रांसफर करता है या उन्हें यूज करने के लिए परमिट करता है, तो वो सप्लाई ऑफ सर्विस होंगे या सप्लाई ऑफ गुड्स होंगे। ऐसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का टेम्परेरी ट्रांसफर और उनका यूज परमिट करना सप्लाई ऑफ सर्विस है। अब इसे आपको याद रखना हो तो ये आईपीआर्स को वो टेम्परेरी ट्रांसफर कर रहा है। मैंने अपना कॉपीराइट 1 साल के लिए ट्रांसफर किया कि 1 साल तक वो मेरी बुक्स पब्लिश करके बेच सकता है। राइट अभी भी मेरे पास है, उस कॉपीराइट पे ओनरशिप मेरी ही है। तो क्या हम यहाँ कह सकते हैं कि ये सप्लाई ऑफ गुड्स है? तो ये एक सर्विस की सप्लाई है। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के केस में जब टेम्परेरी ट्रांसफर हो रहा है तो वो सप्लाई ऑफ सर्विस है। लेकिन अगर
उनका परमानेंट ट्रांसफर किया जाए तो वो सप्लाई ऑफ गुड्स की तरह ट्रीट होगा। टेम्परेरी ट्रांसफर कर रहे हो मतलब आप सिर्फ एक सर्विस दे रहे हो, लेकिन परमानेंट ट्रांसफर कर दिया तो ये मान लिया जाएगा कि आपने गुड्स की सप्लाई की है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के बाद बात करते हैं कुछ इंटेंजिबल एसेट्स की, जैसे कि सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग। एक बहुत बड़ी लेट्स से चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म है, तो उसे हाईली सोफिस्टिकेटेड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की जरूरत है। एक कंपनी है लेट्स से इंटेल कंपनी जो सॉफ्टवेयर्स बनाती है, उसने उसको अप्रोच किया इस चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म ने कि आप हमें, हमारी ये रिक्वायरमेंट्स है, आप हमें एक बढ़िया सा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर डेवलप करके दो। अब ये कंपनी इसे एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर डेवलप करके दे रही है इस सीए फर्म के बिजनेस के लिए। तो हमारा क्वेश्चन ये है, वो सप्लाई ऑफ गुड्स है या सप्लाई ऑफ सर्विस है? मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि जीएसटी आने से पहले कुछ एक्टिविटीज में बहुत कंफ्यूजन था, वो सेल है या सर्विस है। जैसे कि सॉफ्टवेयर अगर आप उसे सेल मान लो, वो आपने किसी मीडियम पे ट्रांसफर कर दिया, बेशक सीडी पे कर दिया, आप डाउनलोड कर लिया आपने, जो भी है, अगर आप उसे सेल मानते हो तो स्टेट गवर्नमेंट उस पर सेल्स टैक्स लगाना चाह रही थी। अगर उस सॉफ्टवेयर को आप एक सर्विस मानते हो तो सेंटर उस पर सर्विस टैक्स लगाना चाह रही थी। उन्हीं कंफ्यूजन्स के चलते इस एक्टिविटी को यहाँ शेड्यूल 2 में भी प्लेस किया है और कहा है कि इस तरह से सॉफ्टवेयर डेवलप करना, कस्टमाइज करना, प्रोग्राम करना, अपग्रेड करना एटसेट्रा, वो एक सप्लाई ऑफ सर्विस है। वो इंटेल कंपनी अपनी हाईली स्किल्ड सर्विसेज दे रही है उस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को डेवलप करने में, उस चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म की नीड्स के अकॉर्डिंग उस सॉफ्टवेयर को कस्टमाइज करने में। तो बेशक ये सप्लाई ऑफ सर्विस है। लेकिन अगर कोई सॉफ्टवेयर ऑफ द शेल्फ बिक रहा है, वो प्री डेवलप्ड है, प्री डिजाइंड है, आप ऑफ द शेल्फ उसे खरीद सकते हो। आप वो सॉफ्टवेयर लोगे, उसके साथ एक एन्क्रिप्शन की आएगी, आप उसे एंटर करो और सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम में रन कर जाएगा। जैसे क्विक हील एंटीवायरस का जो सॉफ्टवेयर है, मैंने वो परचेज किया, मैंने उसे डाउनलोड किया, मेरे यूजर लाइसेंस में एक एन्क्रिप्शन की आई, मैंने वो एन्क्रिप्शन की ऐड करी और मेरे सिस्टम में वो क्विक हील रन करने लग गया। तो ऐसे सॉफ्टवेयर्स जब सप्लाई होते हैं तो क्या वो भी सप्लाई ऑफ सर्विस होंगे? नहीं, ऐसे रेडीमेड सॉफ्टवेयर जो हैं वो सप्लाई ऑफ गुड्स की तरह ट्रीट होंगे। चाहे आप उन्हें ऑनलाइन डाउनलोड कर लो, चाहे वो किसी मीडियम पे ट्रांसफर्ड है, चाहे मतलब आपने उसे किसी सीडी में लिया या ऑनलाइन डाउनलोड किया, इट डजंट मैटर। वो प्री डेवलप्ड है, वो प्री डिजाइंड है और वो उस गुड्स की सप्लाई है। तो जहां कस्टमाइज्ड है, जैसे उस चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म के लिए उस इंटेल कंपनी ने बनाया एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर उनकी रिक्वायरमेंट्स पे बेस्ड, तो वो तो उन्होंने अपनी सर्विसेज की सप्लाई दी। अदरवाइज कोई रेडीमेड सॉफ्टवेयर है तो वो गुड्स की सप्लाई की तरह ट्रीट किया जाएगा। अब बस एक एक्टिविटी बच गई है, उसके बाद ये शेड्यूल खत्म, और वो एक्टिविटी है पैसिव सर्विसेज। क्या आपने मेरा इससे पहले वाला वीडियो देखा है, व्हाट आर गुड्स एंड सर्विसेज अंडर जीएसटी, जहां मैंने बहुत डिटेल में गुड्स और सर्विसेज के मीनिंग को, एक्सटेंट को डिस्कस किया है। नहीं देखा हो तो प्लीज वो देख लेना। वहां हमने डिस्कस किया था कि सर्विसेज 2 तरह की हो सकती हैं। कुछ करना अगर सर्विस है तो कुछ ना करना भी सर्विस है। तो सर्विस कैन बी एक्टिव और पैसिव। तो किसी एक्ट से रिफ्रेन करना,
उस पूरन सिंह ने अपना रात को ढाबा नहीं खोला। किसी एक्ट को टॉलरेट करना, आपने जब वो होटल का रूम कैंसिल किया तो होटल वाले ने आपके एक्ट को टॉलरेट किया। किसी सिचुएशन को टॉलरेट करना एटसेट्रा। जैसे नोटिस पे, कोई एम्प्लॉय जब नौकरी छोड़ता है तो उसे 1 महीना पहले नोटिस देना पड़ता है, अदरवाइज उसकी 1 महीने की सैलरी डिडक्ट कर ली जाती है, क्योंकि एम्प्लॉयर यहाँ पे उसके लीविंग के एक्ट को टॉलरेट कर रहा है। सिमिलरली नॉन कम्पीट एग्रीमेंट साइन करना, कैंसिलेशन चार्जेस, ये सब कुछ पैसिव सर्विसेज हैं। और आई थिंक ये तो बताने की भी ज़रूरत नहीं कि ये क्या है, ये सप्लाई ऑफ सर्विस है। तो इसके साथ हमने अपना शेड्यूल 2 कंप्लीट कर लिया। ये वीडियो लेंदी ज़रूर रहा, बट आई होप आपको समझ में आया, और ऐसे समझ में आया कि अब आपको इसके रट्टा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मदद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बिफोर आई एंड दिस वीडियो, एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कुछ एक्टिविटीज आएंगी आपकी स्क्रीन पर, आपको बताना है वो सप्लाई ऑफ गुड्स की तरह ट्रीट होगी या सप्लाई ऑफ सर्विस की तरह, बेस्ड ऑन अभी जो हमने शेड्यूल 2 पढ़ा। रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, आपका क्वेश्चन है कि ये एक्टिविटीज सप्लाई ऑफ गुड्स की तरह ट्रीट होंगी या सप्लाई ऑफ सर्विसेज। तो हमारी पहली एक्टिविटी है रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। यहां मैंने क्या बताया था आपको, यहां बात हो रही है इमूवेबल प्रॉपर्टी की, तो गुड्स की तो कोई जिक्र ही नहीं है। तो ये है सप्लाई ऑफ सर्विस। ट्रांसफर ऑफ राइट इन गुड्स विदाउट ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स। गुड्स के ट्रांसफर में एक रूल बताया था मैंने आपको, टाइटल ट्रांसफर हो रहा है तो वो सप्लाई ऑफ गुड्स है, वरना वो सप्लाई ऑफ सर्विस है। यहां क्या है, यहां क्लियरली लिखा है विदाउट ट्रांसफर ऑफ टाइटल, टाइटल ट्रांसफर नहीं हो रहा, सिर्फ उन गुड्स का राइट ट्रांसफर हो रहा है। तो ये क्या है, ये भी सप्लाई ऑफ सर्विस है। थर्ड एक्टिविटी, गुड्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ बिजनेस एसेट्स। बात किसकी हो रही है, गुड्स की। ट्रांसफर और डिस्पोज्ड ऑफ, या तो ट्रांसफर कर दिए या डिस्पोज कर दिए, अंडर बाय और अंडर डायरेक्शंस ऑफ पर्सन कैरिंग द बिजनेस। जो इंसान वो बिजनेस चला रहा है उसने अपने बिजनेस एसेट्स के गुड्स या तो ट्रांसफर कर दिए या डिस्पोज कर दिए। किसकी सप्लाई है, ऑब्वियसली यहां किसकी बात हो रही है, गुड्स की बात हो रही है, उन्हें डिस्पोज करने की बात हो रही है। तो ये सप्लाई ऑफ गुड्स की तरह ट्रीट होगा। नेक्स्ट एक्टिविटी है टेम्परेरी ट्रांसफर और परमिटिंग यूज और एंजॉयमेंट ऑफ एनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स मतलब पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क एटसेट्रा। उन्हें टेम्परेरीली यूज करने के लिए, एंजॉय करने के लिए ट्रांसफर किया। सर्विस और गुड्स टेम्परेरीली ट्रांसफर किया, वो है सप्लाई ऑफ सर्विस। एक लास्ट एक्टिविटी देख लेते हैं, एनी ट्रीटमेंट और प्रोसेस विच इज अप्लाइड टू अनदर पर्सनस गुड। एनी ट्रीटमेंट और प्रोसेस विच इज अप्लाइड टू अनदर पर्सनस गुड्स। पहले तो हम यहाँ बात किसकी कर रहे हैं, वो आपको याद है, रंगीला डाई वाला? जी बिल्कुल, हम यहाँ बात कर रहे हैं जॉब वर्क की। उसने फैब्रिक मेरा लिया और उन्हें रंग कर दे दिया, डाई कर दे दिया। वो क्या दे रहा है, वो सिर्फ सर्विस की सप्लाई कर रहा है।
तो ये है सप्लाई ऑफ सर्विस। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, ये टॉपिक आपको समझ में आया हो। आई होप इसने आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी दी हो इस टॉपिक पे, और अब आपको इन सब पॉइंट्स का रट्टा ना लगाना पड़े, मगअप ना करना पड़े। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, और आपकी कुछ भी सजेशंस है, डाउट्स है, क्वेरीज है, तो आप वो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आई विल रिप्लाई टू ऑल योर कमेंट्स। सो आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, जिसमें हम डिस्कस करेंगे शेड्यूल 3 ऑफ CGST एक्ट। टिल देन, टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय बाय।